दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 3073 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में देश के सभी हिस्सों से पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। ग्रेजुएट और इसके समकक्ष योग्यता वालों के लिए दिल्ली पुलिस में नौकरी का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 से रात 11 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 से रात 11 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 24 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक सुधार कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर या दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। आइए देखते हैं दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला वर्ग में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। पुरुष कोटि में समान वर्ग के लिए 50 रिक्तियां हैं, वहीं महिला वर्ग में 32 रिक्तियां रखी गई हैं। पुरुष कोटि में ईडब्ल्यूएस के लिए 14 रिक्तियां हैं, वहीं महिला वर्ग में 7 रिक्तियां हैं। पुरुष वर्ग में ओबीसी एनसीएल के लिए 27 रिक्तियां हैं, वहीं महिला वर्ग में 17 रिक्तियां हैं। पुरुष वर्ग में एससी के लिए 15 और महिला वर्ग में 9 रिक्तियां रखी गई हैं। पुरुष वर्ग में एसटी के लिए 8 और महिला वर्ग में 5 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह पुरुष वर्ग में रिक्तियों की कुल संख्या 114 और महिला वर्ग में 70 होती है। पुरुष और महिला वर्ग मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 184 होती है। यहाँ नोट करें कि सब इंस्पेक्टर पदों में ओपन कैटेगरी के अलावा पुरुष वर्ग में पूर्व सैनिकों के लिए 8, पूर्व सैनिकों विशेष कोटि के लिए 6 और दिल्ली पुलिस के विभागीय कर्मचारियों के लिए 14 पद अलग से आरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1170 रिक्तियां रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 283, ओबीसी एनसीएल के लिए 766, एससी के लिए 434 और एसटी के लिए 208 रिक्तियां रखी गई हैं। इससे रिक्तियों की कुल संख्या 2861 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में पुरुष सैनिकों के लिए 286 और महिलाओं के लिए 210 आरक्षित पद भी शामिल हैं। आइए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि वे उम्मीदवार जो स्नातक की डिग्री या समकक्ष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनके पास आवेदन की अंतिम तारीख तक या उससे पहले आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से आवश्यक एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भी नोट करें कि इग्नू में शैक्षणिक सत्र 2009-10 तक दाखिला लेने वाले वैसे छात्र जिन्होंने बीटेक डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नोट करें कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए अभ्यर्थियों के पास लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल और कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये केवल पुरुष उम्मीदवारों पर लागू होगा। यह नोट करें कि जिन पुरुष उम्मीदवारों के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वे केवल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 16/10/2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा 20 से 25 साल रखी गई है, वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 20 से 28 साल, एससी एसटी के लिए 20 से 30 साल, पूर्व सैनिकों के लिए 20 से 28 साल, विधवा, तलाकशुदा और वैसी महिलाओं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 20 से 35 साल और एससी एसटी के लिए 20 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। दिल्ली पुलिस के विभागीय कर्मचारियों के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा 20 से 30 साल, ओबीसी एनसीएल में 20 से 33 साल और एससी एसटी में 20 से 35 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। यह परीक्षा 4 चरणों सीबीटी पेपर 1, सीबीटी पेपर 2, शारीरिक दक्षता, शारीरिक माप और मेडिकल टेस्ट के तहत आयोजित की जाएगी। सीबीटी पेपर 1 निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। यह नोट करें कि सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है।
आइए देखते हैं सीबीटी पेपर वन का सिलेबस कैसा रहेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन में विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचानने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सादृश्य समानताएं, दृश्य स्मृति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही भारत और उसके पड़ोसी देशों की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। क्वांट में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क्स आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर में अभ्यर्थियों की सही अंग्रेजी समझने की क्षमता और अंग्रेजी लेखन क्षमता आदि की जांच की जाएगी। सीबीटी पेपर वन में जनरल कैटेगरी को न्यूनतम 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और अदर कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 20% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। सीबीटी पेपर वन में अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को प्राप्त बोनस अंक जोड़कर परीक्षा के दूसरे चरण पीएचडी पेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में सीबीटी आयोजित किए जाने की स्थिति में मेरिट सूची नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता क्या रखी गई है। इसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिली एरियाज की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। वहीं एसटी वर्ग में महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष वर्ग में सीने का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए पेट निम्न प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष वर्ग को 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी होगी। पुरुषों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 3.65 मीटर लंबी कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। वहीं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को 2.7 मीटर लंबी कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 1.2 मीटर ऊंची कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। वहीं महिला वर्ग में 0.9 मीटर ऊंची कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 16 पाउंड गोला 3 अवसरों में 4.5 मीटर दूर तक फेंकना होगा। महिलाओं के लिए यह स्पर्धा आयोजित नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं सीबीटी पेपर 2 किस प्रकार का रहेगा। केवल वे अभ्यर्थी जो पीएचडी पेट में उत्तीर्ण होंगे उन्हें पेपर 2 एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर में एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, वोकेबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idioms, use of words, comprehension आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। पेपर 1 और पेपर 2 एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के मामले में बोनस अंक सहित में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सही प्रकार की रोग दोष से मुक्त होना चाहिए, दोनों आंखों में चश्मे के बिना दृष्टि 6/12 होनी चाहिए। पीएचडी पेट मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस द्वारा केवल दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड दिल्ली पुलिस की वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जारी किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख तक एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 में निम्न प्रकार से बोनस अंक दिए जाएंगे और इसे अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड अंकों में जोड़ा जाएगा। इसमें एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। वहीं बी सर्टिफिकेट के लिए 6 नंबर और ए सर्टिफिकेट के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान नीचे दिए गए 7 ऑब्स्टिकल्स को पार करना होगा, अन्यथा उन्हें फोर्स में नहीं रखा जाएगा। इससे पहला है जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड। इस इवेंट में उम्मीदवारों को एक ऊंचे बोर्ड के ऊपर से कूदना होता है। दूसरा है होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड। इसमें उम्मीदवारों को एक बोर्ड से कूदकर रस्सी को पकड़ना होता है। तीसरा है टार्जन स्विंग। इसमें उम्मीदवार रस्सी के सहारे झूलकर एक निश्चित दूरी तय करते हैं।
चौथा है जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड। इस इवेंट में उम्मीदवारों को एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड के ऊपर से कूदना होता है। पांचवा है पैरेलल रोप। इसमें उम्मीदवारों को समानांतर रस्सियों के बीच चलना या रेंगना होता है। छठा है मंकी क्रॉल। इस इवेंट में उम्मीदवारों को हाथों के सहारे आगे बढ़ना होता है। सातवां है वर्टिकल रोप। इसमें उम्मीदवारों को एक सीधी खड़ी रस्सी पर चढ़ना होता है। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। इसके अलावा नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इससे पहला है मेट्रिकुलेशन टेम्पलेट 2 सर्टिफिकेट, दूसरा है ग्रेजुएशन और इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट लाइट मोटर व्हीकल का, चौथा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, पांचवा है एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, छठा है हिली एरिया सर्टिफिकेट और सातवां है एनसीसी का ए बी या सी सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं पे स्केल अलाउंस कितना मिलेगा। सब इंस्पेक्टर को 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। चयनित सब इंस्पेक्टर को डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के अनुसार 1 और अनुसार 2 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आइए देखते हैं अभ्यर्थी आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार प्रयत्न करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने या उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपए का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनकी श्रेणी होल्डिंग कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित पवित्र आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, बरेली, मेरठ और झांसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में श्रीविजयपुरम, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, बहरामपुर, गंजाम, भुवनेश्वर, कटक, कल्याणी, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, बर्धमान, दुर्गापुर, सूर्य, ढेंकानाल में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नॉर्दर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए दिल्ली एनसीआर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।